नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी हिंदी की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों ने सांवले सपनों की याद के प्रथम भाग में यह पढ़ा था कि इसके प्रथम भाग में लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने सालिम अली के द्वारा किए गए अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के उन्हें अंतिम यात्रा पर ले जाया है, इसका वर्णन किया है। इसके साथ साथ सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद लेखक आगे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित बातों को वह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से रास लीला करके गोपियों को अपनी बांसुरी के धुन पर नचाया था, और आज भी यमुना नदी के किनारे जाने पर वह सारी घटनाएं, सारे वृत्तांत याद आ जाते हैं। इसके बाद इस गद्यांश में लेखक जाबिर हुसैन जी यह कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरती थी। जाबिर हुसैन जी ने इस गद्यांश में सालिम अली जी के दुर्बल, कमज़ोर शरीर के द्वारा उनकी पहचान को बताते हुए उनका परिचय कराते हैं। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली जी अपनी उम्र के 100 वर्ष पूरे करने ही वाले थे कि उसमें से कुछ शेष दिन ही बचे थे कि जब उनकी कैंसर जैसी घातक, जानलेवा बीमारी से मौत हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मौत के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी उनके आँखों की रोशनी छीनने में यह प्रकृति, यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी सफल नहीं हुई, और जिन आँखों के द्वारा ये पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत करते थे। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उस समय उतरती है जब उनकी मौत हो जाती है, यानी जब तक उनके गले मौत नहीं लगती है तब तक सालिम अली की आंखों में दूरबीन चढ़ी रहती है, और उस दूरबीन के माध्यम से सालिम अली जी सदैव निरंतर पक्षियों की नई प्रजातियों की तलाश करते रहते हैं और उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। इसी बात को यहाँ पर जाबिर हुसैन जी ने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद जाबिर हुसैन जी आगे कहते हैं कि उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रहीं। लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। प्रस्तुत गद्यांश में जाबिर हुसैन जी ने प्रथम पंक्ति में सालिम अली की पत्नी
तहमीना जी के विषय में बताया है। जाबिर हुसैन जी के अनुसार तहमीना सालिम अली की जीवन साथी थी, जो पक्षियों की खोज में, पक्षियों की हिफाजत में सदैव सालिम अली जी का साथ देती थी। तहमीना सालिम अली जी के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में पढ़ती थी। इस तरह से तहमीना सालिम अली जी की सहपाठिनी भी थी। अपने लंबे जीवन के अपार अनुभव के बल पर सालिम अली ने केरल में आने वाले साइलेंट वैली नामक तूफान, जो कि रेगिस्तानी हवाओं के माध्यम से हमारे देश में आने वाला था केरल नामक स्थान पर, उस साइलेंट वैली नामक तूफान के अनुभव को सालिम अली जी अपने अनुभव से जान जाते हैं कि यह तो बहुत बड़ी विपत्ति है, जिसके कारण हमारे देश के पक्षियों को अत्यधिक नुकसान होगा। अतः साइलेंट वैली नामक प्रकोप से अपने देश के पक्षियों को बचाने के लिए सालिम अली जी जो है उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं तथा पर्यावरण से संबंधित उत्पन्न इस समस्या के विषय में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हैं। चौधरी चरण सिंह भी जो है मिट्टी से जुड़े थे। उन्हें जो है पानी की पहली बूंद जब मिट्टी पर पड़ती है उसका असर जानने वाले नेता थे। शायद यही वजह है कि पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, वह चित्र चौधरी चरण सिंह जी की आंखों को नम कर दिया था। जाबिर हुसैन जी आगे कहते हैं कि आज ना तो पक्षी वैज्ञानिक और पक्षियों से प्रेम करने वाले सालिम अली जी हैं और ना ही पक्षियों के प्रति फरियाद को सुनने वाले चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो अब कौन बचा है जो इन जो है सोंधी माटी मतलब होता है मिट्टी में जब पानी डाल दिया जाता है या मिट्टी में जब पानी गिरता है तो उस पानी के गिरने से मिट्टी से जो सोंधी सुगंध आती है उसे कहा जाता है सोंधी माटी। तो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है आखिर अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा। इसके बाद जाबिर हुसैन जी अगले गद्यांश में बताते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उनसे कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझसे ज़्यादा जानती है। वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकती है। जाबिर हुसैन जी ने यहाँ पर यह बताया कि सालिम अली जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम फॉल ऑफ स्पैरो था। और लेखक आगे जाबिर हुसैन जी यह भी बताते हैं कि इसी बीच उन्हें अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की याद आती है। तो D.H. लॉरेंस की याद आने पर वे D.H. लॉरेंस से संबंधित मतलब उनकी मौत के बाद बताते हैं कि लोग उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से यह निवेदन करते हैं कि वह अपने पति D.H. लॉरेंस के विषय में कुछ बातें बताएं। फ्रीडा लॉरेंस चाहती तो ढेर सारी बातें बताती और लिख भी सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है।
मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे अधिक H.D.H. लॉरेंस के विषय में मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया बता देगी, क्योंकि मुझसे अधिक, भले ही मैं D.H. लॉरेंस के संपर्क में ज़्यादा रही हूँ, वो मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हुए हूँ, लेकिन मेरे लिए उनके विषय में बताना, उनके अपने अनुभवों को शब्दों में बयां करना, यह बहुत ही कठिन होगा। यह यदि आप मेरे छत पर बैठी हुई उस गौरैया से पूछें तो शायद वह आपको हम से ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी दे देगी। इसके बाद जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगी। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और अभी बस गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते तब तक उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम कब लौटोगे। लेखक जाबिर हुसैन जी यहाँ पर सालिम अली जी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया था। वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ थीं। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, जिसे उनके छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर ना जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। यही चाहते हैं कि सालिम अली वापस पुनः आ जाए। इस तरह से सांवले सपनों नामक पाठ की द्वितीय भाग की व्याख्या हम लोगों ने किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।